नेक्स्ट है आपका लेमिथ थ्योरम। अब देखिए लेमिथ थ्योरम का क्या होता है कि हम फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा है, आप किसी भी क्वेश्चन को काफ़ी सिंपली कर सकते हो। जनरली मैं इनका यूज नहीं करता हूँ, कम यूज करता हूँ, क्योंकि इससे भी इफेक्टिव मेथड है, बट आपको पता होना चाहिए। किसी किसी क्वेश्चन में काफ़ी इजीली आप लेमिथ थ्योरम का भी एप्लीकेशन कर सकते हो, तो बेटर है इनको भी जान लेना। देखो क्या है, एक आपका, ठीक है, ये वेक्टर है, वेक्टर ए, दूसरा आपका ये है वेक्टर बी, और तीसरा आपका ये वेक्टर है वेक्टर सी, ठीक है। अच्छा, तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट देखो क्या है, हो रहा है 0 हो रहा है, ठीक है। अब ये एंगल आपका अल्फ़ा है, ये एंगल आपका बीटा है, और ये एंगल आपका गामा है, ठीक है। मैंने बता दिया ए और बी वाला ये जो एंगल है ये अल्फ़ा, ये बीटा है, ये गामा है, ये अल्फ़ा है, ठीक। अब देखिए कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। किसी तरीके का आपको शेप दिया रहेगा, एक रेक्टेंगल का, सॉरी एक ट्रायंगल का, तो हम उसका कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स या तो हेड टू हेड मिलाते हैं, या तो हम टेल टू टेल मिलाते हैं। अगर इस वेक्टर को मैं यहाँ पे थोड़ा आगे शिफ्ट कर दूँ, ठीक है, इस वेक्टर को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, तो देखिए ये एक लाइन पे कितना का एंगल बनता है, 180 का। तो ये एंगल कितना बना अब, ठीक है, वेक्टर अब ये वाला यहाँ शिफ्ट होके आ गया, और ये बी यहाँ है, तो ये एंगल कितना बना आपका 180 माइनस बीटा का एंगल बना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ए वेक्टर, और ये हो गया आपका बी वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल कितना बना 180 माइनस बीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ए बी तो हमने कर दिया, अब बी और सी के बीच का एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालिए, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, अगर इस वेक्टर को शिफ्ट कर दे आगे, ठीक, तो इन दोनों के बीच का क्या एंगल आएगा, तो देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा ना। तो ये कैसे आप इसको प्लॉट करोगे, तो ये अगर आपका बी चला गया तो आपका इधर क्या हो गया, आपका सी हो गया, ठीक है, ठीक ना। बी को मैंने देखो आगे शिफ्ट कर दिया, फिर यहाँ पे टेल मिल रहा है, तो ये आपका सी वेक्टर हो गया, और यहाँ का जो एंगल है वो आपका 180 माइनस अल्फ़ा है, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर हम एंगल देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे कि इस वेक्टर को अगर आप आगे लेके आ जाते हो, ठीक है, वेक्टर सी को, तो सी और ए के बीच में क्या एंगल बना, यहाँ पे टेल और टेल मिल गया ना। ए वेक्टर को हमने फिक्स ही रखा है, बस सी को हमने मूव किया, तो ये एंगल हो गया 180 माइनस गामा, ठीक है। तो ये एंगल हो गया आपका 180 माइनस गामा। तो लेमिथ थ्योरम क्या बोलता है कि देखो यहाँ पर तीनों एक पॉइंट से निकल रहा है, ठीक ना, एक पॉइंट से निकल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप लेमिथ थ्योरम अप्लाई करोगे तो एक ऐसे हम लिखेंगे, यहाँ पर एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इनके सामने में एंगल कौन है, ए के इधर साइड, पीछे साइड, तो ए के पीछे साइड क्या है 180 माइनस अल्फ़ा है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन 180 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए इक्वल बोल देंगे, बी क्या है आपका वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो बी के सामने में ये क्या है आपका 180 माइनस गामा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 180 माइनस गामा। अब सी देखिए, सी वेक्टर के सामने में क्या है आपका, यहाँ पर सी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये सी रहा, तो सी के इस साइड वाला क्या हो गया आपका 180 माइनस बीटा ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे साइन 180 माइनस बीटा। तो काफ़ी सिंपल है, ठीक है। अगर आप ऐसे बोल लो इनको और बेटर तरीके से याद करने का तरीका, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर आपका सी है, ठीक ना। इनका मैग्नीट्यूड आप ए बोल लो, इनका मैग्नीट्यूड बी और इनका मैग्नीट्यूड सी, ठीक है। ये एंगल आपका अल्फ़ा, ये एंगल आपका बीटा है और ये एंगल आपका गामा है। तो आपका फार्मूला कैसे हो जाएगा, ठीक ना। लेमिथ थ्योरम जब अप्लाई करोगे, ए लिखो, ए के पीछे क्या है ये देख लो, ए के पीछे वाला क्या है अल्फ़ा है ना, तो साइन अल्फ़ा लिख दो इक्वल टू, ठीक है।
यहाँ पे ये मत सोचना कि 180 माइनस अल्फ़ा ही होता है, जो भी एंगल है वो एंगल मुझे गिवन है यहाँ पर अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा। अब देखो बी है, बी लिखो, बी के पीछे क्या है, बीटा है, तो यहाँ पे लिखो एंगल है वहाँ पे बीटा, साइन बीटा। फिर यहाँ पर क्या है, सी है, सी ये रहा, तो इनके पीछे वाला क्या है, गामा, तो सी डिवाइडेड बाय साइन गामा लिख दो। तो ये आपका क्या हो गया, लेमी थ्योरम हो गया। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बेस्ट क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। और ये जनरली हम लेमी थ्योरम कहाँ अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अप्लाई करेंगे जहाँ पे आपको क्वेश्चन में लिखा रहा हो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, जहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होता है जो चीज़ रेस्ट पे हो। कभी कभी बोल देता है कि उस जगह पे पूरा सिस्टम जो है ना, एफ नेट क्या है आपका, जीरो गिवन हो। ठीक है, इफेक्टिव फोर्स जीरो हो, मतलब ये जितना लगा रहा है उतना इधर और उतना वो मिलकर उस पॉइंट को क्या कर रखा है, न्यूट्रल पे कर रखा है, कहीं मूव नहीं कर रहा है, वो रेस्ट पे। उस केस में हम लेमी थ्योरम अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन के थ्रू इनको और अच्छे से समझते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन, ए बॉब ऑफ वेट 3 न्यूटन इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 2 स्ट्रिंग। ठीक ना, 2 स्ट्रिंग है, एक पहला स्ट्रिंग एक दूसरा स्ट्रिंग। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, एक जो थर्ड स्ट्रिंग है उनमें बता रखा है कि 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब देखो कैसे समझोगे इस क्वेश्चन को कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, अप्रोच क्या होगा हमारा। तो सबसे पहला देखो इक्विलिब्रियम शब्द दे दिया। ठीक ना, जब भी इक्विलिब्रियम वर्ड आपके आए, ठीक ना, क्वेश्चन में, तो आप समझो कि वहाँ पर आप लेमी थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले लेमी थ्योरम में तीनों का एंगल आपको पता होना चाहिए। 3 स्ट्रिंग है ना, ये आपका हो गया 90 डिग्री। और बताओ ये कितना होगा एंगल, ये कितना एंगल होगा वो आपको पता नहीं है, लेकिन आपको एक हिंट दे रखा है। अगर ये 30 डिग्री एंगल दे रखा है तो अगर एक्स एक्सिस के साथ यहाँ, अगर ये वाई के साथ अगर यहाँ पर भी ड्रॉ कर दो तो ये अल्टरनेट एंगल क्या होता है, सेम होता है ना। तो ये एंगल क्या होगा आपका 30 डिग्री होगा, और ये एंगल क्या परपेंडिकुलर है। तो ये टोटल एंगल कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, मैं वो एक साथ ही लिख रहा हूँ, वो कितना हो जाएगा आपका 150 डिग्री। ये 90 और ये 30 कितना 120 डिग्री। तो ये हो गया आपका 120 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल कैसे निकालोगे। अब रिमेनिंग एंगल तो 120 और प्लस 90 माइनस कर दो आप 360 से, तो ये आपका आ जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 150 डिग्री। आप इनको ऐसे भी निकाल सकते थे, थोड़ा इनको आगे बढ़ा दो और यहाँ से एक एक्सिस ड्रॉ कर दो, तो ये क्या परपेंडिकुलर हो गया, तो ये 90 हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया आपका 60 डिग्री हो गया। ये 60 ये 90 कितना हो गया आपका 90 और 60 150 डिग्री। तो एंगल निकालने के लिए आपको पता है। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हो तो आपके लिए देखिए कितना सिंपल हो गया। इस डायग्राम को मैं फिर से बना दे रहा हूँ। ठीक ना, इधर स्ट्रिंग आपका 2 है और इधर आपका स्ट्रिंग क्या है 1 है, और इधर आपका कितना है 3 न्यूटन है। ठीक ना, इधर का फोर्स दे रखा है, ये 2 फोर्स नहीं दे रखा है। और ये एंगल आपका हो गया 90 डिग्री, ये एंगल हो गया आपका 120 डिग्री, और ये एंगल है आपका 150 डिग्री। तो अब यहाँ से आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, लेमी थ्योरम। तो अगर हम 1 का निकालने के लिए चाहे, ठीक है ना, इसको मैं बोल दे रहा हूँ 1 की तरफ F1 फोर्स लग रहा है और 2 की तरफ हम F2 फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पर F1 प्लस F2 और ये आपका F3 है, प्लस F3 जो है वो क्या होगा 0 होगा, इक्वल टू 0 मतलब इक्विलिब्रियम पे है। तो चलो अब जब इक्विलिब्रियम पे है तो आप अप्लाई कर सकते हो लेमी थ्योरम। ठीक है, तो लेमी थ्योरम क्या कहता है, यहाँ पर क्या लिखो, सबसे पहले F1 के लिए हम निकाल रहे हैं। ठीक है, F1 फोर्स वो क्या होगा आपका, किधर कितना है, इसके पीछे एंगल 90 है ना, तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू, फिर F2 के लिए बताओ, तो F2 के लिए कितना 150 डिग्री, तो साइन इसको लिख लो 90 प्लस 150 डिग्री, सॉरी 90 प्लस 60 डिग्री। आप डायरेक्ट अगर साइन 150 डिग्री निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी लिख सकते हो। मैं 90 के टर्म में निकाल रहा हूँ ताकि आप आसानी से एंगल का वैल्यू बता पाओ। जो F3 है वो कितना है आपका, F3 के पीछे कितना एंगल साइन 120 डिग्री ना, इसको मैं 90 प्लस 30 लिख रहा हूँ। ठीक है,
अब एक चीज़ देखो, F3 का आपको फोर्स बता रखा है कि क्या है, 3 न्यूटन है, तो मैं F3 के जगह पे 3 न्यूटन पुट कर रहा हूँ। ठीक, अब इनको आप कैलकुलेट कीजिए एंगल्स को, तो ये आ जाएगा आपका F1 साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, F2 ये क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस कॉस 60। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और साइन क्या होता है, कॉस में बदल जाता है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 2 लिखोगे तो 2 पर चला जाएगा, और यहाँ पर 3 इंटू साइन 90 प्लस 30, तो साइन 90 प्लस 30 कितना हो गया आपका कॉस 30। ठीक है, तो कॉस 30 और साइन क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका आ गया। इसको आप 3 को √3 इंटू 3 लिख सकते हो, तो 2√3 लिखोगे। तो F1 क्या मिला आपको, F1 का वैल्यू, इनको और इनको देखो आपस में, तो आप बोल सकते हो कितना, 2√3। F1 निकल के आ गया, तो आप F2 यहाँ से कंपेयर कर सकते हो, इन दोनों से क्या निकालोगे, F2, तो यहाँ से 2F2 इक्वल टू 2√3, तो 2 कैंसिल होकर F2 का वैल्यू कितना मिला, √3 मिला, और F1 मिल गया, F2 मिल गया, और F3 तो आप जानते ही 3 न्यूटन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लेमी थ्योरम से इस टाइप से करते हैं। आप इनको डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हो, मैं जनरली लेमी थ्योरम अप्लाई नहीं करता हूँ। अब देखिए, अगर मुझे इसको सॉल्व करना होता तो मैं इनको कैसे सॉल्व करता। ठीक है, यही क्वेश्चन था। तो अब यहाँ पर देखो, जो x और y है, ठीक है, इसको मैं ओरिजिन बोल दे रहा हूँ। ठीक है ना, जो x और y में है उनको रहने दो, जो सिर्फ इंक्लाइंड है उनको ब्रेक कर दो। तो यहाँ पे अगर आप देखो, तो अगर x और y में प्लॉट करने का कोशिश करो आप, तो ऐसे प्लॉट करोगे, ये आपका x आ जाएगा, ये आपका y आ जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव x, ये नेगेटिव y, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 30 डिग्री होगा कि नहीं। ठीक है, ये एंगल कितना, 30, हमें ये पता चल गया। अब इसको मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा F1 फोर्स है, ये मेरा F2 बोल रहा हूँ, इधर F2 है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा F1 cos 30 डिग्री। ठीक है, इसको ब्रेक जब हम करेंगे तो एक अगला कंपोनेंट इधर आएगा, वो क्या आएगा आपका F2 sin 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, ब्रेक हो गया। तो ब्रेक हो गया तो आप इनको हटा दो। ठीक है, ब्रेक हो गया तो ये आपका हट गया। तो अब ये कितना हो गया, अब देखो ये दिख रहा है आपको इस टाइप से। तो अब क्या कर सकते हो आप, ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है ये सिस्टम। अगर कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में है, मतलब क्या, जितना पॉजिटिव एक्स में है उतना अपोजिट एक्स में भी होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, ये ब्रेक F1 फोर्स का हुआ था, यहाँ पे मैंने F2 लिख दिया, इसको F1 करो। ठीक है, जितना आपका y वाला होना चाहिए, पॉजिटिव y और नेगेटिव y दोनों क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम होल्ड करेगा। ठीक है, जितना ऊपर फोर्स लग रहा होगा उतना नीचे भी लग रहा होगा, जितना आपका इस साइड लग रहा होगा इतना पीछे भी लग रहा होगा, तभी इक्विलिब्रियम में होगा। तो आप बोल सकते हो यहाँ से कि F2 इक्वल टू F1 साइन 30 डिग्री, तो यहाँ से F1 निकालना होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप क्या लिखोगे, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, और यहाँ से आपका क्या हो गया, F1 इक्वल टू cos 30 डिग्री, सॉरी F1 cos 30 डिग्री मल्टीप्लाई में इक्वल टू कितना हो गया, 3 न्यू। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। ठीक है ना, अब इन दोनों से आप F1 F2 निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, F1 इंटू cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू 3, है ना। तो आप इसको 3 को क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3 लिख सकते हो। तो √3 से √3 चला गया, तो F1 क्या मिल गया आपको, 2√3 मिल गया। ठीक है, F1 मिल गया, यहाँ पर F1 पुट करोगे तो F2 मिल जाएगा। तो F2 क्या मिलेगा, F1 की जगह पे 2√3 डाल दो इंटू साइन 30 हाफ होता है, तो हाफ हाफ कट गया, तो F2 क्या मिला, √3 मिला। तो देखो यहाँ पर कि हमने लेमी थ्योरम से काफ़ी कम टाइम में हमने कंपोनेंट ब्रेक करके भी सॉल्व कर दिया। तो आपको दोनों मेथड आना चाहिए। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एग्जाम्पल 2, गिवन डेट वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इक्वल टू 0, आउट ऑफ 3 vectors 2 are equal in magnitude and magnitude of third vector is √2 times that of either of the two having equal magnitude, find the angle between the vectors।
मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्या है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम होल्ड कर रहा होगा। अगर आप इक्विलिब्रियम देखो तो आप इसका मतलब समझ जाओ कि लेमी थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो। आउट ऑफ द 3 वेक्टर्स 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक ना। इन 3 में से 2 ऐसा है जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। तो मैं मान लेता हूँ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है और वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड ए है, ठीक है। और वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड है वो बता रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर इज √2 टाइम्स डेट ऑफ आइदर ऑफ द 2 हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है। इन दोनों में से दोनों का तो इक्वल है, किसी से √2 इंटू ए टाइम्स है। तो तीनों वेक्टर हमें पता चल गया। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, आपको एंगल बिटवीन वेक्टर निकालना है। तो आप इनको ऐसे भी बोल सकते हो ना, वेक्टर ए है ये, ठीक है। अभी मैं वेक्टर ए ही लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड नहीं। वेक्टर ए, वेक्टर बी और ये आगे आपका वेक्टर सी। अगर सम सेंस में दे दिया इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 ट्रायंगल लो, आपको पता है, ठीक है। ये एंगल मैं बोल रहा हूँ अल्फ़ा, ठीक है ना। बी के सामने वाला बीटा और सी के सामने वाला गामा, ठीक। अब देखिए, अगर 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है ना, वेक्टर आपका ए और वी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक चीज़ बताओ, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और गामा क्या होना चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और 2 वेक्टर का अगर सेम मैग्नीट्यूड है तो इसका ना रिजल्टेंट भी एंगल जो होगा वो भी किसी 2 का सेम होगा। तो वो मैं बोल रहा हूँ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी वाला जो है ना उनका एंगल, तो वो उनका एंगल यहाँ पर हम आपको एक तरीका बता रहे हैं। जैसे ए के सामने वाला अल्फ़ा है ना, बी के सामने बीटा है, दोनों सेम है ना, तो ये बोल लो कि अल्फ़ा और बीटा दोनों सेम है, एंगल अल्फ़ा और बीटा दोनों सेम है। जब इनका आंसर आएगा आपको पता नहीं है वो कितना आएगा, तो 2 सेम एंगल निकलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा मान लो, ये गामा इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से 2 अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से आप गामा निकालोगे 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा मिलेगा, ठीक है। इसी वेक्टर को जब हम शिफ्ट करते हैं, आपको पता है, तो वो शिफ्ट करने के बाद वो वेक्टर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। जब हम एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स निकालते हैं तो इस साइड का वेक्टर मैं ए बोल रहा हूँ, तो ए के सामने वाला एंगल दो आप अल्फ़ा, ये इसको मैं अगर मैं बी वेक्टर बोल रहा हूँ तो बी के सामने पीछे वाला बीटा, और इनको मैं सी बोल रहा हूँ तो सी के पीछे वाला गामा। और गामा कितना निकल के आया 180 माइनस 2 अल्फ़ा ना, 180 माइनस 2 अल्फ़ा, ठीक। अब देखो यहाँ पर आप लेमी थ्योरम अप्लाई कर दो। तो ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है ए, तो ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी क्या है ए, वो हो गया बी के सामने एंगल साइन बीटा इक्वल टू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड आपका √2 टाइम्स ए है, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन गामा, तो साइन 180 माइनस 2 अल्फ़ा, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेशन हुआ। अब इन तीनों से आप अल्फ़ा बीटा और गामा निकाल सकते हो। थोड़ा कैलकुलेशन है तो हम कैलकुलेशन पार्ट भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम इन 2 का यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए दिख रहा है और अल्फ़ा अल्फ़ा दिख रहा है, तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगा अल्फ़ा का, मैं वो श्योर हूँ कुछ वैल्यू मिलेगा। ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा इक्वल टू √2 टाइम्स ए डिवाइडेड बाय साइन 180 माइनस 2 अल्फ़ा क्या होगा, तो 180 है तो साइन ही रहेगा, और किस में होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 180 माइनस समथिंग, ठीक ना। तो ये वैल्यू आपका हो गया साइन 2 अल्फ़ा, और साइन 2 अल्फ़ा, तो आप इस स्टेप को मैं एक बार आगे भी लिख रहा हूँ, इनको √2 इंटू 8 डिवाइडेड बाय साइन 2 अल्फ़ा को 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा लिखते हैं, साइन 2 थीटा, आपको पता है ना 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो यहाँ से आपका क्या क्या जाएगा, साइन अल्फ़ा जाएगा, ठीक है, और ए जाएगा, तो बच क्या गया यहाँ से LHS साइड में 1 और RHS साइड में। अब देखो √2 डिवाइडेड बाय 2 है, तो इसको इससे काटोगे तो √2 टाइम्स में कटेगा, तो नीचे बच गया आपका 1 डिवाइडेड बाय √2 इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो इनको
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो cos अल्फ़ा इक्वल टू 1/√2, तो इसका मतलब अल्फ़ा का वैल्यू कितना आया 45 डिग्री पे आता है ना 1/2, तो अल्फ़ा निकला आपका 45 डिग्री। अब हमारा अल्फ़ा निकल गया 45 डिग्री, तो अब हम बीटा निकाल सकते हैं। तो हम बीटा कैसे निकालेंगे, बीटा को, हाँ बीटा को आप इन दोनों एक्सप्रेशन की मदद से निकाल लो तो सिंपल पड़ेगा, ठीक है। तो बीटा को इन दोनों की मदद से निकालेंगे तो a और 1 का कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं लिख ही दे रहा हूँ, a डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा निकल गया तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू यहाँ पर a डिवाइडेड बाय साइन बीटा, तो हमें निकालना है a आपका चला गया, ठीक है, a आपका चला गया, तो b आपका क्या बचा यहाँ से, b आपका कितना बचा, ये 45 डिग्री है ना, तो इसको आप लिखोगे 1 डिवाइडेड बाय 1/√2, तो √2 ऊपर चला गया, 1 बाय साइन बीटा, तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो बीटा का भी वैल्यू निकला 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आपको अल्फ़ा और बीटा कितना निकला 45 डिग्री निकला, तो आपका अल्फ़ा और बीटा कितना निकला 45 निकला। अब हम गामा का बात करते हैं, तो गामा का वैल्यू कैसे आएगा, गामा आएगा 180 - 2 अल्फ़ा, 180 - 2 इंटू अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, तो ये कितना हो गया 90, तो गामा आपका मिला 90 डिग्री, ठीक है। तो अल्फ़ा मिला मुझे कितना 45 डिग्री, बीटा मिला मुझे बीटा मिला मुझे कितना 45 डिग्री और गामा मिला 90 डिग्री, ठीक है। अभी मैं आपको ऑप्शन नहीं दिया हूँ, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना, ये आईआईटी में क्वेश्चन था और ये भी ऑप्शन था, ठीक है। तो ये आपका आंसर अभी फाइनल नहीं आया है, आपको आंसर निकालना है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ठीक है ना, ए एंड सी, बी एंड सी, ठीक है, ये तो एंगल है, अब आपको निकालना है ना, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वेक्टर्स के बीच में आपको एंगल्स निकालना है। तो अल्फ़ा निकला 45, बीटा निकला 45 और गामा निकला 90 डिग्री, ठीक है। अभी इस वेक्टर को देखो, अल्फ़ा यहाँ पर दो आप 45 डिग्री, बीटा दो आप कितना, सॉरी मैंने गामा की जगह पे दे दिया, यहाँ पे गामा था, गामा हो गया आपका 90 डिग्री और अल्फ़ा है आपका कितना 45 डिग्री और बीटा है आपका 45 डिग्री, ठीक है। तो अब इनसे देखिए कि एंगल निकालिए, तो इस वेक्टर को थोड़ा आप आगे शिफ्ट कर दो, इस वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ए हो जाएगा और ये वेक्टर बी हो जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो एंगल बिटवीन, आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए आता है, यहाँ पर हम टेल टू टेल मिला रहे हैं, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो है वो कितना आया आपका 180 - 90 मतलब 90 डिग्री, ठीक है। अब एंगल बिटवीन बी एंड सी निकाल रहे हैं, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ये बी है, बी को थोड़ा आगे शिफ्ट कर दो, ये 45 है तो 180 - 45 कितना होता है 180 - 45 135 डिग्री, तो ये हो गया आपका 135 डिग्री, ठीक। फिर आपको निकालना है सी, ए और सी के बीच में, ए एंड सी के बीच में, सी एंड ए बोलो या ए एंड सी बोलो, एंगल दोनों के बीच सेम ही है, इनको आप आगे शिफ्ट कर दो तो वेक्टर सी यहाँ आ गया, तो ये एंगल कितना बजा हुआ 180 - 45 डिग्री, तो ये कितना आ गया आपका 180 - 45 कितना होता है 135 डिग्री, ठीक है। ये आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकल के आ गया, ये आपका फाइनल आंसर होगा 90 डिग्री 135 डिग्री और 135 डिग्री, ये आपका ऑप्शन में था, ठीक है। अब देखो आपको पहले ही बताया था कि दो वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड है तो दो एंगल सेम आएंगे, देखो कोई दो एंगल सेम आ रहे हैं ना, अगर क्रॉस चेक भी कर लो यहाँ पर, अगर दो सेम नहीं आता तो इसका मतलब कि हमारा ये क्वेश्चन गलत है करने का अप्रोच। अब देखो इस क्वेश्चन को हम ना दूसरे वे से भी कर सकते हैं, ठीक ना, लेमी थ्योरम यहाँ पर इस क्वेश्चन को और टफ कर दे रहा है, थोड़ा लेंदी कर दे रहा है। अब देखो अगर हम एक कॉन्सेप्ट यूज करें अपना
रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर सा तो काफ़ी इजीली कर सकते हैं। पहला चीज़ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, और थर्ड वेक्टर जो है √2 टाइम्स जो दे रखा है, इनका फ़ायदा उठाते हैं। ये वेक्टर मेरा ए है, ये वेक्टर मैं बोल रहा हूँ वेक्टर मेरा बी है, ठीक है। अब देखो अगर ये परपेंडिकुलर डालोगे तो तीसरा का क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हो, इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड ए, तो ये क्या आ जाएगा आपका √2 इंटू ए आ जाएगा ना। तो और क्या होना चाहिए कि तीनों सम होना चाहिए, तो ये एक ही सेंस में दे दो, क्लॉकवाइज में दे दो, तो ये आपका वेक्टर हो गया ना। अब ये वेक्टर, दो वेक्टर आपका इक्वल मैग्नीट्यूड बोले, इसको मैं वेक्टर ए बोल दिया, इसको मैं वेक्टर बी बोल दिया, और इसको मैंने वेक्टर सी बोल दिया। सी वेक्टर जो किसी दो से √2 टाइम्स है ना। अब देखो आप एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में एंगल देखो क्या होगा। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में एंगल यही होगा कि वेक्टर ए को थोड़ा आगे शिफ्ट कर दो, तो टेल एंड टेल मिल गया, देखो एंगल 90 डिग्री। क्या एंगल 90 डिग्री है? हाँ है, यहाँ से हो गया। अब आपको निकालना है एंगल बी और सी के बीच में, तो क्या करना है आपको, अच्छा ये 90 डिग्री, ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा बता सकते हो आप, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या होगा आपका, अगर इसको थीटा मान लो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 आ जाएगा ना, तो 45 डिग्री होगा ना। टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा 1 आता है, ठीक है, किस केस में 45 डिग्री। तो ये 45, तो ये 45, ये 45, तो ये 45 होना चाहिए, क्योंकि एंगल तीनों का सम कितना होना चाहिए आपका 180 डिग्री होना चाहिए। तो अब देख लो, अब इस वेक्टर को आगे अगर आपने शिफ्ट कर दिया तो ये एंगल कितना हो गया 180 माइनस 45, 135 डिग्री। अब सिमिलरली इस वेक्टर को शिफ्ट कर दो तो यहाँ पे आपको एंगल सी और ए के बीच में मिल जाएगा, यहाँ पे आपको बी एंड सी के बीच में एंगल निकला था। तो ये वाला तरीका करना काफ़ी बेटर है, ठीक ना, यहाँ पर लेमी थ्योरम अप्लाई करने से। तो बट आपको दोनों चीज़ पता होनी चाहिए। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए ब्लॉक ऑफ मास 30 kg इज सस्पेंडेड बाय 3 स्ट्रिंग एज शोन, ठीक है, 3 स्ट्रिंग ए बी एंड सी। ये 37 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, ये भी आपका परपेंडिकुलर है, ठीक। देखो तो ये भी एंगल आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। आपको डायग्राम ऐसा क्लियर है कि वहाँ पे आपको पता चल रहा है ये 90 डिग्री है, ठीक ना। फाइंड द टेंशन इन द ईच स्ट्रिंग। टेंशन क्या होता है, एक टाइप का फोर्स होता है, ठीक है, वो हम आगे टेंशन देखेंगे। आप अभी तक के लिए यही जान लो कि टेंशन एक तरीके का फोर्स होता है। जब हम NLM देखेंगे तब हम डिटेल में टेंशन को पढ़ेंगे। तो अच्छा ये एंगल अगर 37 है तो ये अल्टरनेट एंगल भी क्या होता है 30, ये 37, तो ये वाला एंगल क्या आना चाहिए 37 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 37, ये कितना होता है 90 होता है, ठीक ना, इसको 90 बोल दो। अगर यहाँ पर भी एक आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो वैसे, तो ये एंगल यहाँ पर जाके मैच मिलेगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसको ना भी करके बहुत तरीके से आप एंगल फाइंड कर सकते हो। तो ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए 37 प्लस ये एंगल मिलके 90 होना चाहिए। तो ये एंगल आपका 53 डिग्री होना चाहिए, ये आपका 53 डिग्री होना चाहिए, और ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब आपको ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पर हम कैसे लगाएंगे लेमी थ्योरम, ठीक है। और देखो ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ये पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है। तो हम ऐसे लगाएंगे, यहाँ पर ए को पकड़ो, ठीक है, ए डिवाइडेड बाय साइन ए के पीछे कितना एंगल है 90 प्लस 37, ए इंटू 90 प्लस 37 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू बी। ये बी है, ये पीछे का एंगल कितना है 90, बी किसके साथ लिखते हैं साइन। फिर आ जाओ सी, ठीक है, सी इक्वल टू, यहाँ पर सी के पीछे तरफ क्या है साइन 90 प्लस 53 डिग्री, ठीक है। अब बताइए आगे इनको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो ए बी एंड सी आपको निकल आएगा। तो ए क्या आ जाएगा आपका साइन 90 प्लस 37 का वैल्यू क्या होता है cos 37 इक्वल टू बी क्या हो गया आपका बी इंटू साइन 90, और सी का से दे रखा 300 न्यूटन। सी जो स्ट्रिंग है यहाँ इसका जो लग रहा है फोर्स बैलेंस वो कितना टेंशन 300 न्यूटन, ठीक ना, 300 न्यूटन डिवाइडेड बाय साइन 90 प्लस 53 डिग्री हो जाएगा cos 53 डिग्री, ठीक है, cos 53 डिग्री। तो a डिवाइडेड बाय cos 37 होता है 4/5, 4/5 करोगे 5 ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू b इंटू साइन 90 कितना होता है 1,
फिर 300 डिवाइडेड बाय cos 53 होता है 3 डिवाइडेड बाय 5, 3 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ से आप b निकाल सकते हो, फिर इन दोनों से a निकाल सकते हो। तो काफ़ी सिंपल है, पहले हम इन दोनों से a का वैल्यू निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से देखोगे तो 5a डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 300 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 है ना, ये कैलकुलेट करो तो आपका 5 से 5 चला जाएगा। ठीक है, ये 3 से कैंसिल कितने बार में होगा, 100 टाइम्स 300, तो a बराबर आपका आ जाएगा 400। a बराबर आपका 400 आ गया, तो b बराबर क्या आएगा, यहाँ से b देख लो, इन दोनों से b, तो b का वैल्यू आप यहाँ से क्या बोलोगे, b इक्वल टू 300 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना होगा, 100 टाइम्स कैंसिल होगा। ठीक है, तो b इक्वल टू आ गया 500 न्यूटन, यहाँ पर a बराबर 400 न्यूटन, और c आपको गिवन था 300 न्यूटन। ठीक है, तो ये लेमी थ्योरम से था ये सॉल्व, लेमी थ्योरम। आप इनको चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको लेमी थ्योरम अप्लाई करने का, यहाँ की लेमी से कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो वो कैसे करेंगे, इंक्लाइंड पे कौन एंगल है, सिर्फ b ही है, बाकी सब क्या है, x और y पर है, तो हम सिर्फ x और y एक्सिस ही जानते हैं। ठीक है, बाकी जो होता है उनको हम ब्रेक कर देते हैं, तो हम यहाँ पर b को ब्रेक कर दिए। ठीक है, तो b का एक कंपोनेंट तो क्या आ जाएगा आपका b cos 37 डिग्री। ठीक है, और ये कंपोनेंट आपका क्या आ जाएगा, b sin 37 डिग्री। ठीक है, तो आप इनको कैसे लिखोगे, देखो ये आपको दिख कैसा रहा है, इधर लग रहा है आपका b cos 37 डिग्री, और इधर क्या है आपका a है, और ऊपर की साइड क्या है आपका b sin 37 डिग्री, और नीचे की साइड आपका है 300। अब ये आप इनको बैलेंस कर लो, x में और y में इक्वल कर लो, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ से b sin 37 डिग्री इक्वल टू क्या बोलोगे 300, b इंटू साइन 37 का वैल्यू होता है 3 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 300। 3 से 300 को करोगे तो ये 100 टाइम्स होगा, तो b का वैल्यू कितना आ गया आपका 500 न्यूटन। ठीक है, b 500 न्यूटन निकला। अब a का वैल्यू कैसे, एक साइड में इनको बैलेंस करो, a इक्वल टू b cos 37 डिग्री। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना आएगा, b आपने निकाल रखा है 500 इंटू cos 37 का वैल्यू होता है 4 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 100 टाइम्स कैंसिल आएगा, तो a कितना आ जाएगा आपका 400 न्यूटन। देखो यहाँ से a निकला 400, b निकला 500, यहाँ पर भी सेम ही निकला। तो और ये देखो कितना सिंपली हो गया। तो आपको आना चाहिए दोनों ही, जिसमें आपको अच्छा लगे आप वो मेथड से सॉल्व करना। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। देखिए एग्जाम्पल 4 क्या है, 3 फोर्सेस P, Q एंड R आर एक्टिंग एट ए पॉइंट इन ए प्लेन, द एंगल बिटवीन P, Q, R के बीच में एंगल आपको दे रखा है 150 एंड 120 डिग्री रिस्पेक्टिवली। देन फॉर इक्विलिब्रियम फोर्स P, Q, R इन द रेशियो, इनको हमने वेक्टर रिजल्टेंट के मेथड से भी करके दिखाया था। ठीक ना, प्रीवियस लेक्चर के वीडियो में अगर आप देखोगे तो इनको हमने किया था। ठीक है, अभी हम इनको यहाँ पे इक्विलिब्रियम है ना, तो हम लेमी थ्योरम के से इसको हम कर देखते हैं। देखिए लेमी थ्योरम इस पर कैसे अप्लाई होगा। सबसे पहले आप क्या करो कि एंगल पता कर लो, ठीक ना, और एंगल आपको दे रखा है, अगर 2 एंगल दे रखा तो तीसरा निकल आएगा। P एंड Q के बीच में आपको 150 डिग्री बनाना है। ठीक है, तो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, तो इसको बोल दो आप Q, ठीक है, और P इधर बना दो P। तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया आपका 150 डिग्री, 150 डिग्री। ठीक है, और Q और R के बीच में एंगल क्या होगा, Q और R कहीं इधर दे दो, और उनके बीच में 120 डिग्री, तो कुछ इधर आएगा। ठीक है, Q और R के बीच में 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो आपका P और R के बीच में क्या एंगल रहा, तो 360 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये कितना होगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, 150 डिग्री प्लस 120 डिग्री आपका कितना होता है 071। ठीक है, 270 डिग्री। आपकी टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। 360 में से 270 सब्ट्रैक्ट करोगे
तो आपका कितना बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। ठीक है, तो ये एंगल आपका हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब आप यहाँ पर लेमी थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आपको एंगल बिटवीन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पूछा गया है ना। अच्छा, क्या रेशियो है इनके बीच में, तो वो निकल कर आ जाएगा। जैसे P है तो P के सामने क्या है, पीछे क्या है 120 डिग्री, तो P इसको क्या लिखो, साइन 90 प्लस 30 डिग्री, फिर Q डिवाइडेड बाय साइन, Q है ना, ये Q के सामने 90 डिग्री, Q साइन 90 डिग्री, फिर R के सामने क्या है आपका 150 डिग्री, तो इनको क्या लिखोगे, साइन 90 प्लस 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपको, P डिवाइडेड बाय कॉस 30 डिग्री, यहाँ पे Q साइन 90 और यहाँ पर R कॉस 60। तो यहाँ पे हो जाएगा P डिवाइडेड बाय कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू, फिर Q क्या होता है साइन 90 1, तो ये Q हो गया। फिर R में यहाँ पे R और cos 30 क्या होता है आपका 1/2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक ना, मतलब 2R डिवाइडेड बाय 1 हो गया। अब देखिए इन तीनों में P, Q और R किस रेशियो में है आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप अभी तो नहीं बता सकते हो, जब तक नहीं कह सकते हो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तब तक कैसे आप कंपेयर कर सकते हो। तो आप ऐसा करो, यहाँ से आप बोल दो, इन दो से मैं निकाल रहा हूँ। ठीक ना, अभी तो इन दो से मैं बोल रहा हूँ P डिवाइडेड बाय √3 इक्वल टू Q/2। ठीक है, अब मैं इन दो से बोल रहा हूँ, इन दो से क्या R बराबर, चलो Q/2 ले लो। ठीक ना, Q/2 इक्वल टू R बोल दो। अब देखो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, अगर Q/2 इक्वल टू P/√3 है और यहाँ पर Q/2 इक्वल टू R है, तो Q/2 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका ऐसा आना चाहिए P/√3 इक्वल टू Q/2 है ना, तो R के बराबर भी होना चाहिए P/√3 को, Q/2 तो है ही R के बराबर, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 बोल दो। तो P, Q और R आपस में क्या रेशियो में, नीचे क्या है आपका √3 2 और 1, √3:2:1, तो आपका आंसर क्या है 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लेमी थ्योरम अप्लाई करके हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक ना, तीनों का रेशियो।